हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने बोला था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम, उसका पहला लेक्चर इसके पहले मैं बता चुका हूं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नर्वस सिस्टम का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या न्यूरॉन होता है, क्या न्यूरॉन का क्या पार्ट्स होता है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन का क्या क्लासिफिकेशन होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होते हैं, उसके बाद नर्व फाइबर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर देखेंगे। उसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या रिसेप्टर्स होता है, क्या सिनेपेज होता है, what are the neurotransmitters, and then at last the central nervous system in detail. So first of all, today we will talk about the classification of neuron. This is a very important, you can focus, okay, on the classification of neuron, because often people confused between the neuron and the nerve fiber. Okay, so classification of neuron is, there are three मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। पहला को बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन और तीसरे को बोलते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ एक्सॉन, मतलब एक्सॉन के लेंथ के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है न्यूरॉन का, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स, कि क्या पोल होंगे, एक पोल होगा तो यूनिपोलर बोला जाएगा, दो पोल होगा तो बाईपोलर बोला जाएगा, और तीन पोल होगा तो उसको, दो पोल से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपोलर, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। उसमें भी तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं। पहले को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, दूसरे वालों को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, और तीसरे वाले को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, उसमें दो तरह के होते हैं, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये डिटेल में काम आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड, इसका डिटेल क्या है। तो पहले को बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन है तो देखो, यूनि मतलब एक, है ना। यूनि मतलब क्या हो जाएगा, एक, और पोलर मतलब होता है पोल्स। तो एक पोल जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे यूनिपोलर, यानी इसमें सिंगल प्रोसेस रहता है जो कि हाईली कन्वोलुलेटेड, यानी आप एग्जाम में यहाँ सॉरी इमेज में यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिपोलर, ये हाईली कन्वोलुलेटेड है, ठीक है। इसमें सिंगल प्रोसेस ही है, सिंगल प्रोसेस यानी एक ही पोल है, एक ही पोल से एक्सॉन भी निकला है और डेंड्राइट भी निकला है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा, ये क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे, ऑफन एमसीक्यू में आ जाता है एग्जाम्पल, पूछा जाएगा कि यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूरॉन्स इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाया जाता है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड का, जिसका नाम है सेकेंड है यानी बाई। बाई मतलब होता है, जब भी साइंस में बाई टर्म है उसका मतलब होता है दो, यानी दो पोल होगा, ठीक है। तो दो पोल होगा तो दो पोल, पहले पोल से क्या निकलेगा, एक्सॉन निकलेगा, और दूसरे वाले पोल से क्या निकल जाएगा, डेंड्राइट निकल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाला बात है, बाईपोलर न्यूरॉन में जो पहला पोल होगा उससे एक एक्सॉन निकलेगा, वन एक्सॉन, एंड द फ्रॉम द सेकेंड पोल द वन डेंड्राइट अराइजेज, सो इट इज कॉल्ड एज बाईपोलर न्यूरॉन। इसमें भी द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाईपोलर न्यूरॉन, ऑफन इन द एग्जाम्स, इन द सेमेस्टर एग्जाम्स, इन द जीपैट, in the NEET. Obviously the example of the bipolar neuron often asked by the examiner, so you can focused on the example ये है इसका कि ये रेटिना ऑफ द आई में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। इनर ईयर में पाया जाता है, और ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है, ऑफ द ब्रेन,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं आप फिगर में, ये बाइपोलर न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये बाइपोलर न्यूरॉन होता है। अब बात करते हैं थर्ड यानी मल्टी। मल्टी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मल्टीपोल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मल्टीपोल्स होंगे तो जो एक पोल रहेगा उससे एक एक्सॉन निकलेगा, और जो बाकी के जो भी पोल्स रहेंगे उससे क्या निकलते हैं, डेंड्राइट्स। यानी इसमें सिंगल एक्सॉन, वन एक्सॉन एंड द मेनी डेंड्राइट्स अराइजेस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो मोस्ट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्लियर हो गया बात। यूनिपोलर, एक पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट। बाइपोलर यानी दो पोल रहेगा, एक पोल से एक्सॉन निकलेगा, एक पोल से आपका डेंड्राइट निकलेगा। और मल्टीपोलर में एक पोल, बहुत सारा पोल्स रहेंगे जिसमें एक पोल से एक्सॉन निकलेगा और बहुत सारे पोल से बहुत सारे डेंड्राइट निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन यानी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हो गया, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइप था वो क्या है, एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। इसके बारे में पिछले लेक्चर और वीडियो में मैंने बताया था। एफरेंट है मतलब आओ, याद रखने का तरीका बताया था। एफरेंट है मतलब आओ। ठीक है, आओ। आओ तो क्या आओ, तो स्टिमुलस को या इंपल्सेस को कैरी करेगा कहाँ, पेरीफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरल से सीएनएस में लेके आएगा, तो इसको बोलते हैं एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, जनरली सेंसरी न्यूरॉन हैज अ शॉर्ट एक्सॉन एंड अ लॉन्ग डेंड्राइट। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन होता है उसमें क्या रहेगा, जो एक्सॉन होगा वो छोटा होता है और जो डेंड्राइट होता है वो जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। पिछले लेक्चर में भी बताया था, वैसे ही पिछले लेक्चर में भी इफरेंट का बताया था, और मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इसको। इफरेंट में क्या लगा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे इफरेंट में लगा हुआ है ई मतलब होता है एग्जिट। ठीक है, यानी ये सीएनएस से बाहर लेके जाएगा, यानी सीएनएस से कहाँ लेके जाएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तक। तो यहाँ पे देखिए, द इफरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी द मोटर इंपल्सेस फ्रॉम, कहाँ से जी, तो सीएनएस से है कहाँ तक, पेरीफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है और जो डेंड्राइट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इफरेंट और इफरेंट के बारे में। ए मतलब आओ, पेरीफेरल से लेके आएगा सीएनएस में, और उसका जो एक्सॉन होगा वो छोटा होगा, डेंड्राइट जो होगा बड़ा होगा। इफरेंट मतलब एग्जिट यानी बाहर लेके जाओ। ठीक है, सीएनएस से पेरीफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा, और इसका जो एक्सॉन है वो बड़ा होता है और जो डेंड्राइट है वो हमारा छोटा होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होता है, उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, है ना, यानी बीच वाला न्यूरॉन्स क्या करता है, तो ये सीएनएस में ही रहता है। देखो एफरेंट जो था जो पेरीफेरल से सीएनएस में लेके आ रहा था। ठीक है, यहाँ इफरेंट है। ठीक है, ये इफरेंट हो गया, सॉरी ये एफरेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये लेके आया, ये हमारा पूरा सीएनएस का पार्ट हो गया, है ना, और फिर यहाँ से जो है ये लेके इफेक्टर ऑर्गन्स के पास चले गया। ठीक है, तो ये जो हमारा रहेगा ऑलवेज, ये जो रहेगा इसको बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, ये इसको बोलेंगे तुम्हारा इंटर न्यूरॉन, और ये जो है इसको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। तो ये क्लियर हो रहा है, ये पेरीफेरल जो है वो पार्ट है, ये पेरीफेरल पार्ट है, पेरीफेरल से लेके आएगा सीएनएस में, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स काम करेगा, इंटर न्यूरॉन्स के बाद ये लेके कहाँ चले जाएगा, एग्जिट यानी ये बाहर चले जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटर न्यूरॉन्स आर entirely located within the CNS in which they form the connecting link between sensory and the motor। जो अभी बताया दोनों के बीच का होता है। जो 99% जो न्यूरॉन होते हैं वो किस टाइप के न्यूरॉन होते हैं, आपका इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जो
99% न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, जो बताया था स्टार्टिंग में ही, दो टाइप के यहाँ पे होते हैं न्यूरॉन। उसमें होते हैं पहला, उसको बोलते हैं गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, जिसमें एक्सॉन जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और जो गोल्गी टाइप 2 होता है उसमें जो एक्सॉन जो होता है वो छोटा होता है। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, दोनों में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन है उसमें लॉन्ग एक्सॉन होगा, और जो टाइप 2 है वो शॉर्ट न्यूरॉन होगा। याद करने का तरीका, जो बड़ा भाई होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, एज में। जो दूसरे नंबर का भाई होगा यानी जो छोटा भाई होगा उसके पास छोटा एक्सॉन होगा। तो आप इजीली यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया क्या है, तो जो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, न्यूरोगिलिया क्या करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन देता है, किसको, न्यूरॉन को, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा फंक्शन है, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ द सेल्स विद इन द CNS आर नॉट न्यूरॉन्स। हमारा जो CNS है उसमें 90% जो सेल्स है वो क्या है, न्यूरॉन्स नहीं है बल्कि न्यूरोगिलिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 90% हमारे CNS में जो सेल है वो क्या है, न्यूरोगिलिया है, ठीक है। अनलाइक न्यूरॉन्स, हम न्यूरॉन्स का क्या बताया था पिछले में कि वो डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे गिलियल सेल्स डू नॉट इनिशिएट और कंडक्ट नर्व इम्पल्स। डिफरेंस है, न्यूरॉन क्या करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है, डिवाइड नहीं होता है। न्यूरोगिलियल सेल्स क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, बट कैन डिवाइड इन द मैच्योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। ये अलग अलग फिगर है टाइप्स ऑफ द न्यूरोगिलिया सेल्स, ठीक है। तो अभी डिटेल थोड़ा टाइप का क्लासिफिकेशन आपके लिए इजी एक टेबल वो फ्लो चार्ट में बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूरोगिलिया सेल्स कहाँ कहाँ होंगे, तो CNS में भी होंगे और PNS में भी होंगे, ठीक है। तो जो CNS में न्यूरोगिलिया सेल्स होता है वो 4 भाग में क्लासीफाई होता है। पहले को बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स, दूसरे को बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरे को बोलते हैं इपेंडिमल सेल्स और चौथे को बोलते हैं माइरोगिलिया, ठीक है। जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ठीक है। जो एपेंडिमल सेल्स होते हैं वो 3 तरह में क्लासिफाई होते हैं और माइरोगिलिया सेल्स होते हैं। जो न्यूरोगिलिया सेल्स जो PNS में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं वो सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सेटेलाइट सेल्स और कैप्सुलर सेल्स, और जो इसमें होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलेमोसाइट्स, ठीक है। तो याद करने का इजी है, 4 ही है। CNS में 4 होता है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स, माइरोगिलियल सेल्स। और जो PNS में होते हैं उसको बोलते हैं सेटेलाइट सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट्स। तो ये कुछ फिगर है, ऐसे होता है। फर्दर इसका हम लोग छोटा छोटा फंक्शन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या फंक्शन हो सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरोगिलिया, तो पहला था एस्ट्रोसाइट। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या स्टार शेप्ड का होगा, ठीक है, नाम में ही था। तो एस्ट्रोसाइट लाइक अ स्टार शेप्ड, ठीक है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, दे ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू द न्यूरॉन्स, है ना। ब्लड से न्यूरॉन्स को क्या न्यूट्रिशन देता है। ये हो गया तुम्हारा एस्ट्रोसाइट्स। इजी है, एक लाइन का आएगा, एग्जाम में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है ये, तो छोटा छोटा बस फंक्शन देखेंगे। जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स था वो क्या करता है, माइलिन शीथ फॉर्म करता है, किसमें, एक्सॉन ऑफ द CNS, ठीक है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो माइलिन शीथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइलिन शीथ के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। इसके पहले देख सकते हैं, इसके बाद भी देख सकते हैं, आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो किसका माइलिन शीथ फॉर्म करता है, तो CNS के एक्सॉन का। जो माइरोगिलियल सेल्स होता है वो क्या होता है, इम्यूनो डिफेंस होता है ना, इम्यूनो डिफेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द CNS, है ना। और जो भी फॉरेन मटेरियल्स आएगा उसको क्या करेगा, फैगोसाइटोस कर देगा, यानी इसको खा जाएगा या फिर इसको खत्म कर देगा, मार देगा, ठीक है। तो माइरोगिलिया क्या करता है, इम्यूनो डिफेंस देता है।
और जो चौथा क्या था हमारा, इपेंडिमल सेल्स होता है वो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को लाइन करते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें वहाँ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आएगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी याद रखना है बस कि जो इपेंडिमल सेल्स होते हैं वो किसको लाइन करता है, यानी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को लाइन करता है। ठीक है, तो चारों का फंक्शन क्लियर हो गया। जो एस्ट्रोसाइट होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होता है डिफेंस मैकेनिज्म होगा, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है माइलिन शीथ बनाएगा, लेकिन किसका बनाएगा, सीएनएस का बनाएगा, और जो इपेंडिमल सेल्स है वो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन को लाइन करेगा। अब जो पीएनएस का जो क्लासिफिकेशन था, दो सेल्स था जिसको बोलते हैं न्यूरोलेमोसाइट्स और स्वान सेल्स, वो क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है किसका, पेरीफेरल एक्सॉन का। यहाँ पे देखो डिफरेंस है, इसीलिए मैं जोड़ दे के बता रहा था कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है माइलिन शीथ किसका बनाता है, सीएनएस का, जो न्यूरोलेमोसाइट्स है वो किसका बनाता है, पेरीफेरल एक्सॉन्स का। अब जो सैटेलाइट सेल्स था वो क्या करता है, न्यूरॉन सेल बॉडीज को सपोर्ट करता है विद इन द गैंग्लिया ऑफ द पीएनएस। ठीक है, तो सैटेलाइट सेल का काम क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया सेल्स का अगर ऊपर ऊपर कोई पूछे कि क्या होता है, तो न्यूरोग्लिया सेल्स डिवाइड कर सकता है। न्यूरॉन हमारे जो सीएनएस है उसमें 90% होते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये आपको न्यूट्रिशन देता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बात करते हैं नर्व फाइबर। तो ये है नर्व पूरा और उसमें होता है ये नर्व फाइबर। ठीक है, अब नर्व फाइबर का आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नर्व फाइबर का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत। तो अभी हम लोग देखेंगे नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का क्या क्लासिफिकेशन है। तो नर्व फाइबर को 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लासिफाई कर दिया गया है, ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है, फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है, और सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो इस 5 तरह के क्लासिफिकेशन को ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, फंक्शन और सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो सबसे पहला देखेंगे स्ट्रक्चर, जो कि आप जानते हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर नर्व फाइबर का 2 तरीका होता है क्लासिफाई का। एक को बोलते हैं, पहले वाले को माइलिनेटेड यानी जिसमें कि माइलिन शीथ होगा, और जो नॉन माइलिनेटेड, नॉन मतलब होता है नहीं, माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीथ, जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 तरह, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, यानी कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं और दूसरे को ऑटोनोमिक नर्व फाइबर बोलते हैं। इसके बारे में भी पहले ही क्लास में बताया था। तो जो सोमैटिक नर्व फाइबर होते हैं वो कहाँ पे सप्लाई करता है, तो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस फाइबर है वो और भी इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है। विसरल मतलब होता है इंटरनल, विसरल मतलब क्या होता है, इंटरनल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्लासिफाई हो गया। तीसरा जो बेसिस था वो था ओरिजिन के बेसिस पे, कहाँ से निकला है। तो इसमें भी 2 तरह का क्लासिफिकेशन, एक को बोलते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर और दूसरे को बोलते हैं स्पाइनल नर्व फाइबर। तो जो नर्व फाइबर ब्रेन से निकलेगा, क्रेन जो टर्म होता है क्रेनियल, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्रेन के लिए। जो स्पाइनल है मतलब स्पाइनल कॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं। तो वैसा नर्व फाइबर जो आपके ब्रेन से निकलता है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर, और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व फाइबर। अब आता है फंक्शन के बेसिस पे, जो कि अभी बता दिया मैं, सेंसरी यानी एफरेंट और मोटर यानी इफरेंट। ए मतलब आओ और ई मतलब एग्जिट यानी जाओ। ठीक है, तो सेंसरी कहाँ से लेके आएगा, वेरियस पेरिफेरल ऑर्गन से सीएनएस के पास, और मोटर जो सीएनएस से बाहर लेके जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर वो सिक्रेट करता है इसके बारे में भी डिटेल अगले लेक्चर में बताया जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। तो इसमें 2 तरह का होता है। ठीक है, तो जो पहला नॉर एड्रेनलिन को सिक्रेट करेगा,
एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर बोलते हैं और दूसरे को कोलिनर्जिक नर्व फाइबर बोलते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो कोलिन मतलब कोलिनर्जिक। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी, यानी जो भी हमारे फिजियोकेमिकल जो भी चेंज होगा, ठीक है, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो जो भी फिजियोकेमिकल चेंज होगा, ठीक है, हमारे टिश्यू में, उसी को क्या बोलेंगे कि वो सेल कितना एक्साइट हुआ, तो उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू द नर्व फाइबर। ये प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरियाज। अब कोई भी जो स्टिमुलेशन का जो एरिया है वहाँ पे आया आपका, तो वो नर्व फाइबर क्या करता है, उस इम्पल्स को बाकी एरियाज में वो ले जाके ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, या ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं ये कंडक्टिविटी कर रहा है। यानी उसका ये प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर का कि जहाँ भी स्टिमुलस आएगा एक एरिया से दूसरे एरिया में उसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा होता है अपना रिफ्रैक्टिव पीरियड। द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द पीरियड एट विच द नर्व डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस आएगा उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा नर्व, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ, पहला एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा रिफ्रैक्टिव पीरियड। चौथे को क्या बोलते हैं, ऑल और नन लॉ। ठीक है, ऑल और नन लॉ का मतलब ये होता है या तो पूरा या तो कुछ भी नहीं, है ना। ये वही बात हो गई, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑल और नन, या तो सभी या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं। तो ऑल और नन लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ नर्व इज स्टिमुलेटेड बाय अ स्टिमुलर इट गिव्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स। या तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा, यानी पूरा अपना एबिलिटी लगा देगा, पूरा अपने कैपेसिटी के बराबर मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे देगा, या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ। पांचवा होता है इनफैटिगेबिलिटी। इन मतलब फैटिग मतलब होता है थक जाना, इनफैटिग मतलब होता है नहीं थकना। तो जो नर्व फाइबर होता है वो कभी भी थकता नहीं है, कैन नॉट बी फैटिग इवन इफ इट इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टिमुलेट कर रहा है फिर भी नहीं थकता है। इसका रीज़न यही है कि जो नर्व फाइबर होता है वो केवल एक बार में एक ही एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है, इसीलिए वो थकता नहीं है। तो ये हमारा रहा पूरा। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला ये देखा कि न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नर्व फाइबर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिनेपेज क्या होते हैं, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये एक लेक्चर होगा। देन एट लास्ट जो थर्ड लेक्चर होगा इसके बाद, यानी अभी ये है, फिर दूसरा जो तीसरा आएगा वो जो होगा उसमें हम लोग पूरा CNS को एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है उसका क्या क्या फंक्शन है वो सब, और CSF पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है, क्या उसका फंक्शन है। तो ये हमारा रहा, नर्वस सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। कितना लेक्चर्स में, पहला लेक्चर एक पहले हो चुका है, आज दूसरा है, इसके बाद तीसरा और चौथा, यानी 4 लेक्चर में नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है नर्वस सिस्टम, अगर जो भी मैं बता रहा हूँ या आप समझ पा रहे हैं, इजी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं अगर, तो आप इसको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, जो भी इसको अगर आप अपने कॉपी में नोट करते हैं फिर उसके बाद इसको एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो कोई भी वहाँ पे चेक करेगा तो आपको नंबर देगा ही देगा। ये एकदम, ये जो नोट्स है ये 2-3 किताबों से मिल के बनाता हूँ मैं। ठीक है, तब उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, जो सबसे बेस्ट कंटेंट हो वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद
समझाया जाता है इजी लैंग्वेज में, तो इसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करें। अगर इस आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाएं कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जाए और आप इसको आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।